प्राइम का। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन में आपको बहुत बड़ी खबर देंगे और ये खबर मुंबई से है। होटल ताज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। होटल ताज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 2008 मुंबई में जो है हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, उसी होटल ताज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और ये धमकी भरा एक फोन आया, और फोन आया पाकिस्तान से। वो पाकिस्तान जिसने कल ही वहां पर एक उग्रवादी हमला हुआ, उनके स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ, उनके जवान मारे गए, लोग मारे गए, और पाकिस्तान की तरफ से एक धमकी भरा फोन आया। पाकिस्तान यानी कि गढ़, पाकिस्तान यानी कि घर, आतंकवादियों का घर। और पाकिस्तान से धमकी भरा फोन आया है। इससे पहले 2008 में मुंबई में वो नरीमन पॉइंट हो, होटल ताज हो, रेलवे स्टेशन, वहां पर आतंकवादी हमला हुआ था। कई लोगों की जान गई थी, कई जवान हमारे शहीद हुए थे। और लश्कर-ए-तैयबा तब खूब ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। और इस बीच में यह जानकारी मिल रही है कि धमकी भरा फोन आया। एक और बड़ी खबर, टिड्डी दल को रोकने के लिए देश में अब हवाई दवा का छिड़काव हुआ। ये एक और महत्वपूर्ण खबर और बड़ी खबर, खासतौर पर यह खबर महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। ये जानकारी मिल रही है कि हवाई दवा छिड़काव होगा, यानी कि हवा के जरिए दवा का छिड़काव होगा। और देश में पहली बार हेलीकॉप्टर से दवा का छिड़काव होगा। टिड्डियों को रोकने के लिए ये कदम उठाया जाएगा। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अब हेलीकॉप्टर रवाना करेंगे। आज दोपहर 1 बजे अलग अलग प्रदेशों में ये हेलीकॉप्टर रवाना होंगे और ये हेलीकॉप्टर छिड़काव करेंगे। ग्रेटर नोएडा से राजस्थान के बाड़मेर के लिए ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 2 उद्योग विहार स्थित इंडोकॉप्टर प्राइवेट लिमिटेड से हेलीकॉप्टर रवाना होगा। कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा कदम। हालांकि कई दिनों से टिड्डी दल का यह अटैक किसान झेल रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। चाहे कुछ लोग डीजे बजाकर इनको भगाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ थाली पीट रहे हैं, कुछ छिड़काव कर रहे हैं, कुछ धुआं कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके हैं लोगों के अपनी खेती को बचाने के लिए, क्योंकि ये खेती एक तरीके से पूरा का पूरा जीवन है उनका। पूरा का संघर्ष करते हैं साल भर, उसी से उपजा हुआ अन्न खुद भी खाते हैं और देशवासियों को भी खिलाते हैं। और स्थितियाँ किसानों की बदतर हैं। और ऐसे में ये बहुत बड़ा निर्णय। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, खबर ये बहुत बड़ी है और बहुत महत्वपूर्ण कदम शायद थोड़ा सा देरी से उठाया गया, लेकिन कम से कम उठा लिया गया। अब आप किसानों को, हमारे दर्शकों को ये समझाएं कहां से कैसे और कितनी बार छिड़काव होगा एक दिन में। देखिए राजीव, अगर बात करें फिलहाल आज जो दवा का छिड़काव होगा हवा के जरिए यानी कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो दवा का छिड़काव किया जाएगा वो राजस्थान में किया जाएगा। चूंकि राजस्थान में उड़ान भरने के लिए आज यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा से उड़ान भरेंगे खुद यहाँ पे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे। इसके अलावा राजस्थान के कोटे से मंत्री हैं कैलाश चौधरी, वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो उन लोग की मौजूदगी में यहाँ पे हेलीकॉप्टर में दवा रखी जाएगी और उसके बाद हेलीकॉप्टर को यहाँ से उड़ाया जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो आगरा के रास्ते होते हुए राजस्थान की ओर इंटर करेगा और वहीं पर दवा का छिड़काव करते हुए जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा के कुछ इलाकों में छिड़काव होगा आज। लेकिन अगर बात करें तो आज ये जो पूरी सुविधा है ये केवल राजस्थान और राजस्थान से सटे हुए उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं उनके लिए है। लेकिन लिहाजा केंद्र सरकार ने अब कदम उठा लिया है। जो सूचना मिल रही है है कि अब ऐसे ही जिधर जिधर टिड्डी दल मूव करेगा, यानी कि जैसे जैसे खबरें आएगी, जैसे जैसे सूचना रहेगी टिड्डी दल के मूव करने की, तो उधर उधर दवा का छिड़काव किया जाएगा, जिससे कि किसानों की फसल को बचाया जा सके और जो आम लोग परेशान हो रहे हैं उनको बचाया जा सके। तो लिहाजा जिस प्रकार से राजस्थान में आज काफी संख्या में टिड्डी दल पहुंचने का अनुमान है, तो इसीलिए अगर बात करें तो आज ग्रेटर नोएडा से यहां पे हेलीकॉप्टर के जरिए दवा भेजी जाएगी और हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया जाएगा। तो लिहाजा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आगरा के कुछ इलाकों में छिड़काव जरूर होगा, लेकिन जो ज्यादातर छिड़काव होगा वो आज राजस्थान के इलाकों में होगा। अविनाश, आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए धन्यवाद, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे। आगे मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। तो लगातार टिड्डी दल की मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है कि टिड्डी दल कहां पर है, उसी अनुसार हेलीकॉप्टर को भेजा जाएगा और इस दवा का छिड़काव किया जाएगा। एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है सरकार ने। आगे बढ़ें। डॉक्टरों में सेवा भाव पैदा करने के लिए अब पाठशाला लगेगी। डॉक्टर्स में सेवा भाव कैसे जगाया जाए, इसके लिए पाठशाला लगाई जाएगी। पूरे प्रदेश में डॉक्टर्स की अब एथिक्स की क्लास होगी। मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल एथिक्स पर सेमिनार होगा और महीने के पहले और तीसरे शनिवार को यह सेमिनार होगा। जो मेडिकल एथिक्स क्या है ये सिखाया जाएगा।
समझाया जाएगा, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को कौन सिखाएगा कि जो खून चूस लेते हैं लोगों का, इतना पैसा लेते हैं। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री के मिशन बुंदेलखंड के। अब दूर होगी बुंदेलखंड की बेबसी। देश की प्यास बुझाने का पीएम मोदी ने छेड़ा मिशन। पीएम की प्लानिंग को जमीन पर उतारेंगे सीएम योगी। 10,000 करोड़ की जल योजना का तोहफा देगी सरकार। बुंदेलखंड में खत्म होगा बेबसी का प्रहार। पानी भरने में अब नहीं खत्म होगी जिंदगानी। योगी सरकार पहुंचाएगी हर घर पानी। अब बदलने जा रहा है बुंदेलखंड का कल। हर घर नल का जल, हर घर नल का जल। जी हाँ, पथरीली जमीन में जलधारा, तो बुंदेलखंड वासियों को बहुत बड़ी सौगात आज मिलने वाली। खुद सीएम योगी पथरीले बुंदेलखंड में जलधारा का प्रवाह करने वाले हैं और इसके लिए योगी सरकार ने जो योजना बनाई है उसका नाम है हर घर नल से जल योजना, जिसकी शुरुआत बुंदेलखंड के झांसी से होगी। और इस पेयजल योजना की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम योगी दोपहर 12 बजे हर घर नल से जल योजना का शुभारंभ करेंगे। तो 12 बजे योजना की शुरुआत होने वाली है। चिरगांव ब्लॉक के ग्राम मुरैठा से इसकी शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री। और आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में इस अभियान को चलाया जाएगा। पहले चरण में बुंदेलखंड और विंध्य इलाके के लिए जो है 2185 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत होगी, जिससे महोबा, ललितपुर और झांसी की 14 लाख की आबादी तक नल का जल पहुंचेगा। और ये कुल 10,131 करोड़ की परियोजना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगी सरकार बुंदेलखंड, विंध्याचल और इंसेफेलाइटिस प्रभावित इलाकों में, इसके साथ साथ आर्सेनिक और ये दूसरे प्रभावित इलाकों में हर घर तक नल तक जल पहुंचाने का ये प्लान है, ये योजना है। उसकी शुरुआत आज होने वाली है 12 बजे। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि बुंदेलखंड प्यासा था और हर साल तस्वीरें, कैसे प्यासे बुंदेलखंड की तस्वीरें हम लोग खुद दिखाते थे और इसी तस्वीर को बदलने का इरादा है और शुरुआत आज होने वाली है। हर घर तक जल पहुंचाने की योजना है। हमारे संवाददाता प्रभात अवस्थी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। झांसी से हमारे साथ प्रभात जुड़े हैं। प्रभात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कौन कौन मौजूद रह गए, सारी जानकारियां तो आप दें, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतना लंबा वक्त हो गया, इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गए, बुंदेलखंड प्यासा का प्यासा रहा। अब योगी सरकार के पास ऐसा कौन सा विजन है, ऐसा क्या प्लान है कि वो हर घर तक जल पहुंचा देंगे? इस योजना को भी विस्तार से आप बताएं कि कैसे पानी मिलेगा। जी बिल्कुल राजीव, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रदेश सरकार जो है वो आए दिन जो एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, नए आयाम बना रही है, वो वाकई में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सरकार की देखी जा रही है। तो उसी के चलते जो अब की बार बुंदेलखंड में पानी पहुंचाने की बात की जा रही है, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लगभग 10,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसके शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसके चलते बुंदेलखंड जो हमेशा प्यासा रहता था, जहाँ से हमेशा से गर्मी के समय पर जो तस्वीरें आती थी वो दिल को दहला देती थी कि किस तरह से लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे थे। और ऐसा नहीं कि इसके बारे में पहले भी सरकारों ने सोचा है। हर जो सरकार चुनाव के टाइम पर एक बुंदेलखंड के लिए पैकेज लेकर आती है, बुंदेलखंड के लिए एक अलग से पूरा स्ट्रक्चर तैयार करती है और बात करती है कि बुंदेलखंड में जो प्यास है उसको बुझाई जाएगी। लेकिन अभी तक उसको अमली जामा जो है वो नहीं पहनाया जा सका था। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने वादा किया था। उसके बाद लगातार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रयासरत थे, जिसके चलते आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट अभी उठाया है। उसी पॉइंट पर मैं आपसे ये चर्चा भी करना चाहूंगा। सवाल ये है, पूर्व की सरकारों ने भी सोचा, चाहे वो चुनावी टाइम पर ही सोचा हो, इंप्लीमेंट नहीं किया, धरातल पर उतार नहीं पाए। योगी सरकार कैसे उतारेगी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, दोनों ही पार्टी के एजेंडों में हमेशा से बुंदेलखंड के लिए एक अलग से एजेंडा रहा है। हर बार जो चुनावी रणनीति तैयार होती है तो बुंदेलखंड का नाम
अलग लिया जाता है, वहाँ के किसानों की बात की जाती है, वहाँ के युवाओं की बात की जाती है, वहाँ के रोजगार की बात की जाती है, लेकिन अमली जामा नहीं पहन पाता है। लेकिन अगर दृढ़ संकल्प की बात की जाए, जिस तरह से इच्छा शक्ति दिखाई थी बीजेपी के सरकार ने वहाँ पर कि यहाँ पर हर घर जल नल के द्वारा पहुँचाया जाएगा और जो शुद्ध जल पहुंचाने का काम है, जो कवायद है, उसको शुरू किया जाएगा। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी शुरुआत की गई और ये 4 चरणों में इस प्रोजेक्ट को किया जाएगा, जिसका पहला चरण जो है वो झांसी से शुरू होगा, जिसके चलते आज जो है वो 7 जो जिले हैं, बांदा, हमीरपुर, महोबा, यहाँ के जो जिले हैं, यहाँ के लोगों को सीधा इसका फायदा मिलेगा। पाइपलाइन के द्वारा हर घर तक नल पहुँचाया जाएगा और साथ ही साथ अगला जो चरण होगा वो विंध्याचल का जो बेल्ट है वहाँ पर होगा। उसके साथ ही साथ जहाँ पर दूषित पानी आता है वहाँ को लेकर, मतलब कुल मिलाकर बात की जाए तो लोगों को स्वच्छ जल पहुँचाने की जो ये मुहिम है उसकी शुरुआत होगी और एक बड़ा जो ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाए वो है। जिस तरह से लगातार बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की शुरुआत भी की गई है और लगातार इस तरह का जो काम किया जा रहा है वो काबिल तारीफ है और आज भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। आपका प्रभात इस तमाम जानकारी के फिलहाल धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 बजे पहुंचेंगे, तो जल ही जीवन है ये कहा जाता है और जीवन देने का प्रयास अब करने जा रही है योगी सरकार। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का बिना नाम लिए बसपा पर उन्होंने निशाना साधा है। कुछ विपक्ष के नेता बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता बन गए। प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट और कहा कि कुछ नेता अघोषित प्रवक्ता बन गए बीजेपी के और विपक्ष के नेता यानी कि बसपा। हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना होगा। प्रियंका गांधी ने जो खुद लिखा उसमें तो उन्होंने बीएसपी का जिक्र नहीं किया, लेकिन जो मायावती ने कल बयान दिया था उसको ही टैग करते हुए आगे इस बात को बढ़ाया और अपनी बात को लिखा कि जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ विपक्ष के नेता बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता बन गए हैं, ये उन्होंने लिखा। और हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना, हमारी सरजमी की अखंडता के साथ खड़ा होना होगा। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा कि ये मेरी समझ से परे हैं कि वो अघोषित प्रवक्ता बन गए हैं। तो इस बीच में आपको ये जानकारी देते हैं कि कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पलायन जो हुआ आज, तो पलायन पहले क्यों हुआ था? पलायन का कारण कांग्रेस रही। लोग अगर अपने गांवों को छोड़कर दूसरे शहरों का रुख ना करते तो आज ये स्थिति नहीं होती। दूसरा, कांग्रेस शासित प्रदेशों से लोगों ने बड़ी संख्या में पलायन किया, तो ये राज्य सरकारों का फेल्योर था क्योंकि रोटी का प्रबंध तक नहीं कर पाए वो। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ो, लेकिन हमने मना कर दिया। तो उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, विपक्षी एकता की बात कही जा रही थी कि विपक्ष को एकजुट करना है। कांग्रेस ने कुछ बार कोशिशें की, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस कामयाब हो नहीं पा रही। यही वजह है मुखर अंदाज में जितना सत्ता पक्ष को घेरा जाता है उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस को कल बसपा घेर कर गई है। देखिए राजीव, उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत दिलचस्प है। यहाँ कब कौन किसके साथ आ जाए, कौन कब किसका साथ छोड़ दे, यानी पल में तोला पल में माशा वाली बात यहाँ रहती है। 2019 के जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे तब कैसे बसपा और समाजवादी पार्टी एक साथ आ गए, ये किसी ने सोचा नहीं था, और कैसे चुनाव के बाद अलग हो गए थे। तो वही स्थिति हमेशा रहती है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से मायावती ने केंद्र सरकार की कुछ चीज़ों को लेकर तारीफ़ की ट्वीट के ज़रिए, योगी सरकार के कामकाज को लेकर तारीफ़ की और कांग्रेस के कुछ कामों को लेकर आलोचना की, खासतौर से प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाने पर उनके प्रियंका गांधी वाड्रा रही। उसी को लेकर 2 दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट किया था। उसमें साफ तौर पर लिखा था कि कुछ विपक्षी नेता जो है वो बीजेपी के घोषित प्रवक्ता हो गए। और कल जब मायावती ने एक न्यूज एजेंसी से बात की तो साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस इस तरह की बेहूदी बातें कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि ये बेहूदी बातें हैं, कांग्रेस समय समय पर ऐसी बेहूदी बातें करती रहती है, उसको इससे बचना चाहिए, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो इसी तरह बसपा से अपना फ़ायदा करने के लिए वो ऐसी बातें करती रहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसमें सुधार नहीं आया तो बसपा कहीं ना कहीं एक मैसेज देगी और कहीं ना कहीं वो ये बताएगी कांग्रेस को कि वो गलत कर रही है। हालांकि मायावती ने अपने जो समर्थक हैं उनको कहा है कि वो शांत तरीके से रहें, लेकिन साफ तौर पर ये कांग्रेस को नसीहत दी है, प्रियंका गांधी वाड्रा को नसीहत दी है कि इस तरीके की जो बातें हैं वो कांग्रेस ना करे।
जी, अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो तल्खी कांग्रेस और बसपा के बीच में तब से ज़्यादा बढ़ गई जब से राजस्थान में पूरे के सभी के जो विधायक थे वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए और बसपा ने इस पर खूब नाराजगी भी जाहिर की थी। और अब आगे बढ़ रहे हैं चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के बीच में बहुत बड़ा निर्णय फैसला लिया गया है। भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, बैन जिनको किया गया है, उनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरिट जैसे ऐप्स हैं। इसके अलावा हेलो ऐप, लाइकी ऐप, कैम स्कैनर, शीनक्वा, ये वो ऐप्स हैं जो बैन कर दिए गए हैं। बाइडू मैप्स, केवाई, डीयू बैटरी स्कैनर भी बैन हो गया है। और आपको बताते हैं कि सरकार ने इन चीनी ऐप्स पर आईटी एक्ट 2000 के तहत बैन लगाया है। इन ऐप्स को बैन कर दिया गया है और इन ऐप्स के विकल्प भी मौजूद हैं प्ले स्टोर में। और इन ऐप्स को बैन करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह, पहले तो आप जरा समझ लीजिए कि वो कौन कौन सी ऐप्स है, जान लीजिए कौन कौन सी ऐप्स हैं चाइनीज़ हैं और वो बैन हो गई हैं। दरअसल इससे पहले कुछ दिन पहले इस तरह की खबरें उड़ रही थी कि चाइनीज़ ऐप्स बैन हो सकती थी। तब सरकार ने इस पर कोई जो है स्पष्टीकरण दिया नहीं था, लेकिन अब कल सूचित किया गया कि 59 चीनी ऐप्स को बैन किया जाएगा। अब बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। पहले तो इस खबर पर हमारे संवाददाता अविनाश और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। अविनाश, पहले तो दर्शकों को आप ये बताएं, ये समझाएं कि ये बैन ज़रूरी क्यों था, क्यों सरकार को ये कदम अब उठाना पड़ा कि इन चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया। दूसरा, एक बहुत बड़ा सवाल है अविनाश, हर किसी के जहन में यही सवाल है कि जिनके फ़ोन में पहले ही इंस्टॉल्ड है, मसलन किसी के पास टिकटॉक है या शेयरिट है, तो क्या ये इनका इस्तेमाल लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अब वो क्या करेंगे? देखिए राजीव, अगर बात करें सबसे पहले कि बैन क्यों लगाया सरकार ने, तो जिस प्रकार से भारत और चीन के बीच में अभी तनाव चल रहा है, इसके बाद चीन ने भारत में गलत इरादों से इन ऐप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इन ऐप के जरिए भारत में जिस प्रकार से गतिविधियां हो रही थी या जिस प्रकार से वो जिस भी व्यक्ति का डाटा चाह रहा था चीन, उस व्यक्ति के डाटा लेने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहा था। इसीलिए भारत सरकार ने भारत की अखंडता और डिफेंस की रक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया, क्योंकि इसमें 3 प्रमुख ऐप ऐसे थे जो लगभग हर एक मोबाइल में मिल जाते थे। अगर बात करें यूसी ब्राउजर की, शेयरिट की या टिकटॉक की, इन 3 में से एक ऐप हर एक मोबाइल में लगभग भारत में मौजूद है और इसी का फायदा चीन उठा रहा था। जिस भी मोबाइल को ट्रेस करना हो या जैसे भी उन मोबाइलों से डाटा रिकवर करना हो या उनके जो है डाटा को पाना हो, तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल चीन कर रहा था। और यहाँ तक कि भारतीय सेना के जवान भी इन 3 में से एक आध ऐप का इस्तेमाल जरूर कर रहे थे। लिहाजा इसीलिए भारत सरकार ने डिफेंस की रक्षा के तहत और भारत की अखंडता के तहत ये निर्णय लिया है कि ये 59 चीनी कंपनियों के जो ऐप हैं इनको बैन किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनके मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल है वो अगले 1 से 2 दिनों में काम करना बंद कर देगा, क्योंकि भारत सरकार ने कल जिस प्रकार से बैन का निर्णय लिया है, आज आईटी मंत्रालय इस पर पूरा काम करेगी। अगले 1 से 2 दिनों में ये सारे ऐप भारत में जितने भी मोबाइल में इंस्टॉल हैं वो काम करना ऑटोमेटिक बंद कर देंगे। तो लिहाजा इसलिए जिन्होंने भी ऐप इंस्टॉल करके रखा है वो अपने आप अगले 1 से 2 दिनों में काम करना बंद कर देगा। तो चाहे वो फिर उसको डिलीट कर दे या फिर चाहे उसको रखे रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो भारत सरकार ने निर्णय लिया वो इसीलिए लिया है कि जिस प्रकार से भारत और चीन के बीच सीमा का विवाद चल रहा है, चीन लगातार भारत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद चीन भारत के जितने भी मोबाइल यूजर्स हैं उनके जरिए वो डाटा एकत्रित करने की कोशिश कर रहा था कि भारत में किस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं या भारत में किस तरीके की बातचीत चल रही है। तो इन तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया और 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया है कल रात। अगले 1 से 2 दिनों में ये तमाम सारे ऐप काम करना बंद कर देंगे। जी अविनाश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।